मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या कंक्लूजन है? जब मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट किया, देन व्हाट वाज द कंक्लूजन दैट ही ड्रॉ? देखिए, पहला कंक्लूजन तो ये था, फर्स्ट यानी कि कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पहला कंक्लूजन ये था कि F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड। तो इन F1 जनरेशन ये पहला कंक्लूजन है। इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड, यही एक्सप्रेस होता है, इज एक्सप्रेस्ड एंड recessive character is suppressed. Recessive parental character is suppressed. तो ये जो पेरेंटल कैरेक्टर है, रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर, ये एक्सप्रेस नहीं होता है, ये दिखाई नहीं देता है F1 प्रोजेनी में, F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में क्या दिखाई देता है कि सिर्फ डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर, मतलब जो F1 हाइब्रिड होते हैं वो रिजेंबल करते हैं डोमिनेंट पेरेंट को, दे रिजेंबल्स डोमिनेंट पेरेंट, इसीलिए 100% टॉल हमें यहाँ पे मिल रहा था। So that's why we were getting 100% tall progeny. तो F1 resemble only one parent and that parent is dominant parent. तो वो dominant parent होते हैं, उन्हीं को resemble करता है। तो F1 progeny, इसका मतलब क्या है कि F1 progeny resembles only one parent, और वो पेरेंट कौन सा है? वो है डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है। तो सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट को ही वो रिजेंबल करते हैं। ये आपको क्लियर है ये पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक। तो देखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि F2 जनरेशन में अब क्या होता है, जरा उसको देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन की अगर बात करें तो इन F2 जनरेशन बोथ, अब यहां पे दोनों दिखाई देंगे, बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर is expressed in a particular ratio, एक पर्टिकुलर रेशियो में हो, ऑफ 3:1। 3:1 मतलब डोमिनेंट टू रेसेसिव अगर हम बात करें, डोमिनेंट, तो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा ये 3/4 इंटू 25%। 75% क्या होंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर हमें दिखेंगे, और रेसेसिव कितने दिखेंगे? 25% दिखेंगे। और जो रेसेसिव कैरेक्टर हमें दिखेगा, ये जो रेसेसिव कैरेक्टर है ये 1/4 इंटू 100, तब ये 25%। यही 3:1 की रेशियो है। तो F2 जनरेशन में
यानी F2 प्रोजेनी दोनों पेरेंट को रिजेंबल करते हैं। F2 प्रोजेनी क्या होगा, दोनों पेरेंट को रिजेंबल करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट और आगे हम लिख सकते हैं F2 प्रोजेनी रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, दोनों को रिजेंबल करते हैं। मतलब तब भी अगले जनरेशन में, सब्सिक्वेंट जनरेशन में क्या होगा, रेसेसिव कैरेक्टर भी दिखाई देता है। डोमिनेंट तो दिखाई देगा ही, रेसेसिव भी दिखाई देता है, और दोनों की एक पर्टिकुलर रेशियो होती है। ठीक है, यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में सप्रेस रहता है, लेकिन एक्सप्रेस होता है सब्सिक्वेंट जनरेशन में, F2 जनरेशन में। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इसको भी मेंशन कर दे रहे हैं। रेसेसिव कैरेक्टर, ये जो है रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर इज suppressed in F1 generation but expresses in F2 generation। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, ये कंक्लूजन है। अब इन्हीं के कंक्लूजन के बेस पे मेंडल ने अपना पहला नियम दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसको जरा हम एक बार शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, और तब हम स्टेटमेंट बता देंगे आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, हम लोगों ने जो कल देखा था, व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे, जरा उसको हम यहाँ पे नोट करें पहले। एक तो देखिए हमने देखा था कैपिटल टी, और दूसरा जो है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, यहां से आपको दो गेमीट बन रहे थे। गेमीट फॉर्मेशन जब हो रहा था तो यहाँ पे ये इस तरह से, और यहां से हम बात करें अगर इसको, तो ये ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो गेमीट बन रहे थे वो स्मॉल टी बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जो गेमेट बन रहा था वो कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये गेमीट फॉर्मेशन है, इट इज गेमीट फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद क्या हो रहा था, तो इसके बाद देखिए ये दोनों ऐसे फर्टिलाइज हो जा रहे थे। यहाँ पे हो रहा था फ्यूजन ऑफ गेमीट हो रहा था, और इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, इसी को हम लोग कह रहे थे फर्टिलाइजेशन। क्या बन रहा था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे तरह से ये चीजें बन रही थी। यहाँ पे हम बना रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से ये बन रहा था। ये बन रहा था ऐसे, ऐसे बन रहा था बेटा, है कि नहीं। तो ये देखिए ये कैपिटल टी, ठीक है, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, और उसके बाद ये बन जा रहा था स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखिए तो देखिए ये जो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये जो है ये दोनों कैपिटल टी हैं, और दोनों में क्या है, एक सेपरेट हो जा रहा है, ये टी बना ले रहा है, ये एक टी बन जा रहा है और ये एक टी बन, मतलब ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, दे आर गेटिंग सेपरेट। गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेपरेशन अगर आप देखें कि क्या हो रहा है, ये दोनों एक साथ हैं पेरेंट में, फैक्टर यानी पेयर ऑफ फैक्टर है ना, ये एक कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर अगर हम ले लेते हैं तो ड्वार्फनेस है, तो ड्वार्फनेस के लिए जो दोनों कैरेक्टर हैं, यानी फॉर अ कैरेक्टर क्या है, पेयर ऑफ फैक्टर इज कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सा कैरेक्टर, फॉर रेसेसिव कैरेक्टर। तो ये भी देखिए यहाँ पे सेपरेट हो जा रहे हैं, हियर दे आर गेटिंग सेपरेटेड। देखिए यहाँ पे ये सेपरेट हो गए ऐसे, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि देखिए फर्टिलाइजेशन के टाइम में, व्हेन देयर इज फर्टिलाइजेशन, ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना यहाँ पे, इस फर्टिलाइजेशन में देखिए ये दोनों फैक्टर अगर हम बात करें तो देखिए ये फैक्टर, ठीक है, ये दोनों फैक्टर क्या हो जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक साथ आ गए,
एक साथ आ गए। एक साथ आने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो ओरिजिनल जो दो जीन वाली कंडीशन थी वो रिस्टोर हो जा रही है। तो इसका मतलब जो है हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, लोग लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के हिसाब से क्या होगा, तो देखिए यहां पे लिख रहे हैं हम स्टेटमेंट, पेयर ऑफ फैक्टर, दिस इज पेयर ऑफ फैक्टर for a character, so pair of factor for a character क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। सेपरेट्स एट द टाइम ऑफ, पेयर ऑफ फैक्टर फॉर अ कैरेक्टर separates at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, ठीक है। ये तो हो गए सेपरेट। तो पेयर ऑफ फैक्टर मतलब कैपिटल टी दोनों एक साथ थे, स्मॉल टी दोनों एक साथ थे। तो कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर के लिए था, तो ये फैक्टर पेयर ऑफ फैक्टर, तो दोनों जो कैपिटल टी है ये पेयर हो गए। पेयर का मतलब होता है दो में होना, तो ये पेयर हो गए, लेकिन किसके लिए, डोमिनेंट कैरेक्टर टॉलनेस के लिए। तो ये गेमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं। एंड अब इसके आगे की लाइन है, एंड डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। डिप्लॉयड कंडीशन is restored at the time of fertilization, ठीक है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि पेयर ऑफ फैक्टर फॉर अ कैरेक्टर separates at the time of gamete formation and diploid condition is restored at the time of fertilization। बात समझ में आई आप लोगों को? तो यहां तक ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि ये लॉ क्या कहता है। डिप्लॉयड का मतलब ये होता है, देखिए डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि एक जीन की दो कॉपी। जैसे अगर हम हैप्लॉयड कहेंगे तो सिर्फ टी आता है, अगर डिप्लॉयड कहेंगे तो वही चीज रिपीट हो जाती है, दो कॉपी में हो जाएगा। तो कैपिटल टी हो सकता है, टी स्मॉल टी हो सकता है। तो डिप्लॉयड का मतलब डबल नंबर में होता है, ठीक है। या आप उसको पेयर्ड भी कह सकते हैं। डिप्लॉयड को क्या कह सकते हैं, पेयर्ड कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो भी देखिए डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि दो कॉपीज में होते हैं, जिसमें से एक कंप्लीट सेट हमको मदर से मिलता है और दूसरा कंप्लीट सेट हमको फादर से मिलता है। तो 23, अब जैसे देखिए 2n इजिकल टू 46 होता है। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में 2n इजिकल टू 2n मतलब डिप्लॉयड, तो 2n इजिकल टू 46। तो ये 46 आया कैसे, तो ये तब आया जब हैप्लॉयड गेमीट मतलब मदर का ओवम और फादर का स्पर्म, और हम आपको बताए थे गेमीट्स में आधी कॉपी होती है। तो 46 अगर टोटल बॉडी में है, पूरी बॉडी के में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो जो सेक्स सेल होते हैं उसमें 23 ही हुए केस में। तो 23 दोनों जब पेयर हो जाएंगे, दोनों का जब फ्यूजन हो जाएगा, दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो 23 और 23 मिलकर 46 हो जाएंगे। तो डिप्लॉयड कंडीशन फिर से हमको मिल गई।
बात समझ में आई बेटा? तो ये है पहला लॉ। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का पहला नियम इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड व्हाट इट स्टेट्स। तो इसका स्टेटमेंट है कि पेयर ऑफ फैक्टर फॉर अ कैरेक्टर separates at the time of gamete formation and diploid condition is restored at the time of fertilization. Is that clear? अब देखिए इस मेंडल्स लॉ का आपके बुक में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और दिया हुआ है कि मेंडल लॉ का एप्लीकेशन कहां पे है। ठीक है, वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ द मेंडल्स लॉ। तो मेंडल के नियम का एप्लीकेशन कहां पे है इसके बारे में भी पढ़ना है, तो वो भी आपको हम बताते चलें। जैसे देखिए ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी ओ ए बी, ये सारे ब्लड ग्रुप हैं। तो इनका इनहेरिटेंस हमारे बॉडी में कैसे हो रहा है ये भी मेंडल के नियम से ही हम समझ पाते हैं। लोग उसको भी पढ़ेंगे क्योंकि एक दो सवाल इससे भी कभी कभार पूछा जाता है कि मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ये बताइए कि जो बच्चे पैदा होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा या क्या नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो हम इसी पैटर्न पे उसको सॉल्व किया जाता है, तो उसको हम आगे बताएंगे कि हाउ इट इज सॉल्व्ड। तो ये दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। अब जरा सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल वो क्या कहता है उसको जरा देखें। तो सेकंड लॉ, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड लॉ? हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये दूसरा नियम है। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज और आपको बताते चले यहां पे कि F2 जनरेशन में, अब ये आपको हमेशा याद रखना है कि F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो होगी, फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो हमको दिखाई देता है वो 3:1 होगा। कितना होगा? 3:1। 3 डोमिनेंट होंगे और एक रेसेसिव होगा, यानी कि 75% डोमिनेंट होंगे, 25% रेसेसिव होंगे। ठीक है, दूसरा जो है F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो 1:2:1 होगी। ये भी कल हम आपको बता चुके हैं, तो ये 2 पॉइंट और यहां पे आपको याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि मेंडल का जो दूसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड में हम लोग क्या करते हैं? 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जब 2 कैरेक्टर एक साथ होते हैं, जब 2 कैरेक्टर एक साथ होते हैं तो वो दोनों कैरेक्टर अलग अलग बिहेव करते हैं। कि वो मोटा मोटी हम समझा दे रहे हैं उस लॉ की बात। उस लॉ में ये कहा गया कि अगर 2 कैरेक्टर एक साथ हैं तो दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। दे बिहेव्स एज इंडिपेंडेंट यूनिट एंड सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेट्स इंडिपेंडेंटली। दोनों रहेंगे जरूर, दोनों कैरेक्टर साथ में रहेंगे, लेकिन दोनों क्या है, वो अलग अलग सेपरेट होंगे। तो ये नियम है दूसरा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो उससे पहले हम जरा पढ़ लेते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस? तो हम उसी पे आते हैं। मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो देखिए यहां इसमें क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में डाई का मतलब होता है 2, तो 2 कैरेक्टर की साइमल्टेनियस स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली हम 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब 2 कैरेक्टर कौन कौन सा है जरा उसको देखते हैं। तो देखिए जो 2 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है उसमें
सीड का शेप, ये एक कैरेक्टर है। अब देखिए जब सीड के शेप की हम बात करें अगर, ठीक है, तो इस सीड के शेप में दो चीज हैं, एक तो डोमिनेंट फॉर्म होगा, दूसरा रेसेसिव फॉर्म होगा। तो इसमें जो डोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, डोमिनेंट, ये कौन सा है? इस डोमिनेंट है राउंड, और इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। ये फैक्टर कौन सा है? कैपिटल आर है। दूसरा होता है रेसेसिव, रेसेसिव फॉर्म भी होगा इसमें, और इसमें जो रेसेसिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है रिंकल, और रिंकल को हम लोग लिखते हैं, ठीक, इसका उल्टा ले लेंगे, कैपिटल का स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक। अब सीड के कलर देखिए, एक कैरेक्टर तो ये हो गया, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो सीड का ही, ये तो शेप हो गया, सीड का कलर ले लेते हैं, सीड का कलर। अब देखिए जब कलर हम लेंगे तो कलर में ही दो फॉर्म है, एक डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म होता है। अब ये डोमिनेंट कौन सा है कलर में? तो येलो डोमिनेंट है, हाँ, येलो, येलो इज डोमिनेंट, तो ये येलो है, और येलो को हम लोग लिखते हैं कैपिटल वाई से, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसमें रेसेसिव कौन सा होगा? करेक्ट, इसमें रेसेसिव हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। और ग्रीन को हम लोग कैसे लिखेंगे? स्मॉल वाई से, ठीक, स्मॉल वाई से लिखेंगे। अब देखिए, अब मेंडल ने क्या किया कि एक ऐसा प्लांट लिया जो डोमिनेंट था सीड शेप के लिए और डोमिनेंट था सीड कलर के लिए, दोनों के लिए। मतलब उन्होंने एक प्योर लाइन ऐसा लिया विच वॉज डोमिनेंट फॉर सीड शेप एज वेल एज सीड कलर, ठीक है, दोनों के लिए डोमिनेंट था। तो और इसी तरह से एक ऐसा प्लांट लिया जो रेसेसिव था, किसके लिए? सीड शेप के लिए भी और सीड के कलर के लिए भी। तो देखिए यहां पे, इसलिए हम दूसरा पॉइंट अब लिखना चाहेंगे, एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, तो यहां पे, हाँ, तो देखिए उसके बाद जो है, उसके बाद ये है कि मेंडल, व्हाट मेंडल डिड, तो मेंडल ने क्या किया, देखिए, मेंडल selected pure line या homozygous plant for both characters के लिए उन्होंने सीड कलर एंड सीड शेप दोनों के लिए लिया। तो देखिए मेंडल ने जो लिया दो पेरेंट, वो कौन कौन से दो पेरेंट थे हम यहां लिख दे रहे हैं। पहला उन्होंने लिया होमोजाइगस राउंड येलो, ये डोमिनेंट पेरेंट है। ये क्या है? डोमिनेंट पेरेंट, क्योंकि यही कैरेक्टर डोमिनेंट है, इसीलिए हम इन्हें डोमिनेंट कह रहे हैं। अब देखिए राउंड जो है ना, यहाँ पे ये जो राउंड है, ठीक है, राउंड है, ठीक है, तो राउंड के लिए कौन सी जीन होती है? आपको बताया था कि राउंड के लिए फैक्टर आर होगा, ठीक है, फैक्टर क्या होगा? वो आर होगा, फैक्टर होगा बेटा
कैपिटल आर, क्योंकि आपको बताया था प्लांट डिप्लॉयड होते हैं तो एक ही आर की दो कॉपी होगी, तो आर आर हो गया। और येलो के लिए क्या होगा? येलो के लिए क्या होगा? येलो के लिए क्या हो जाएगा? बोलिए जरा। हाँ, तो येलो के लिए जो है, हाँ दोनों कैपिटल होगा, ठीक है, वाई होगा लेकिन दोनों कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई। तो ये हो गया आपके क्या, दिस इज द जीनोटाइप। ये जीनोटाइप किसका हो गया? वो राउंड येलो पेरेंट का। तो अब देखिए दो कैरेक्टर नहीं हो गए, दो कैरेक्टर हो गए ना बेटा। देखिए एक यहां पे हो गया ये, ठीक है, और ये एक ये कैरेक्टर हो गया, जिसमें से ये जो कैरेक्टर है ये किसके लिए है? ये सीड शेप के लिए है और ये सीड कलर के लिए है। तो ये एक इस तरह इन्होंने लिया। इसी तरह से इन्होंने जो दूसरा जो लिया, ठीक है, वो दूसरा क्या लिया? दूसरा लिया होमोजाइगस। दूसरा इन्होंने लिया होमोजाइगस रिंकल ग्रीन, ठीक है। और इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? अगर हम जीनोटाइप देखें इसकी, ठीक है, तो जीनोटाइप अब देखिए कैपिटल आर है, तो रिंकल के लिए हमने क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। तो हम इसको, हाँ तो हम लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक। और ऐसे ही कैपिटल वाई है, तो ग्रीन के लिए हम क्या लिखेंगे? वो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो इस तरह से इन्होंने दो पेरेंट लिए। In this way, what he did, he took two parents. एक डोमिनेंट था उन दोनों कैरेक्टर के लिए और दूसरा रेसेसिव था उन दोनों कैरेक्टर के लिए। अब इन दोनों को वो क्रॉस कराते हैं। अब देखिए, अब यही कहना है, मेंडल का जो दूसरा नियम है वो यही कहता है कि दो कैरेक्टर अगर एक साथ मौजूद हैं, देखिए जैसे यहां पे पहले वाले केस में आप देखे होंगे सिर्फ कैपिटल टी था, लेकिन यहां पे आप देखिए कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, मतलब दो कैरेक्टर यहां एक साथ हैं। तो जब दो कैरेक्टर एक साथ होते हैं तब मेंडल ने यह कहा कि जब दो कैरेक्टर एक साथ होंगे तो दोनों कैरेक्टर मतलब सीड शेप और सीड कलर ये दोनों रहेंगे जरूर एक साथ, बट दे विल बिहेव एज इंडिपेंडेंट यूनिट। वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह बिहेव करेंगे और अलग अलग सेपरेट होंगे, ठीक है, एंड दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये इनका दूसरा नियम है कि दो या दो से अधिक, ठीक है, इफ टू और मोर देन टू पेयर ऑफ फैक्टर, देखिए यहां पे है ना, इफ टू और मोर देन टू पेयर ऑफ फैक्टर फॉर two or more than two characters are present together, then each pair of factor behaves as independent unit and segregates independently or separates independently। तो ये दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए रेशियो क्या आएगी? दोनों के लिए रेशियो अलग अलग आएगी, ठीक है। ये दोनों हम आगे देखेंगे कि रेशियो किस तरह से आती है। तो यहां तक तो आपको बात क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर टू यू? अब आप ये तो अब आप ये जरूर समझ लीजिए कि मेंडल का जो दूसरा नियम है वो दो कैरेक्टर के लिए है और मेंडल का जो पहला नियम है वो एक कैरेक्टर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझना इस समय। और उन्होंने ये कहा कि जब कैरेक्टर सिंगल होता है तो जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट होते हैं। वो सेपरेट करते हैं गेमेट फॉर्मेशन के टाइम में और डिप्लॉयड कंडीशन के टाइम पे, रिफर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा? डिप्लॉयड कंडीशन उसकी रिस्टोर हो जाती है। ये उनका पहला नियम था, तो वो नियम यहां भी लगेगा, ठीक है। आर ठीक उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे कैपिटल टी बिहेव कर रहे थे, तो इनकी जीन्स भी वैसे ही सेपरेट होगी।
अब लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पे गेमेट बनेगा तो जितने कैरेक्टर होते हैं ना, सबकी एक एक कॉपीमेट में आती है, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके हर कैरेक्टर की 2 कॉपी है, लेकिन जब गेमेट बनेगा तो उस गेमेट में क्या होगा, हर कैरेक्टर की एक एक कॉपी आएगी। तो यहां भी जब गेमेट बनेगा तो एक में कैपिटल आर आएगा, ठीक है, एक गेमेट में कैपिटल आर आएगा और उसी गेमेट में ये कैपिटल वाई भी आएगा। यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये दोनों एक गेमेट में बनेगा। जैसे वहां पे टी और टी में सिर्फ टी आ रहा था ना, लेकिन यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई में से क्या होगा, आर और वाई दोनों आएंगे। ठीक है, ये आपको और क्लियर होगा जब हम आगे डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहां तक तो आपको समझ में आया? बस पहले ये बताइए, यहां तक समझ में आया? हाँ। इसी को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना, सेम उसी तरह से हम यहां भी लिखेंगे पेरेंट जेनरेशन। ठीक है, कहेंगे पेरेंट जेनरेशन। ठीक, इस पेरेंट जेनरेशन में जो हम लिख रहे हैं तो देखिए क्या लिखेंगे हमने लिया था होमोजाइगस, ये क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में लिया था। तो देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये भी हम लेंगे एक साथ, इसको भी जरा एक साथ ले लें। ठीक है, और इसका जो है हम क्रॉस करा रहे हैं किससे, स्मॉल आर। पेरेंट जनरेशन ले लेते हैं। ठीक है, इस पेरेंट जनरेशन में आपको बताया था क्या, देखिए कैपिटल आर हो जाएगा और उसके बाद जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसको हम किससे क्रॉस करा रहे हैं, इसको हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, अब इसका जो है, अब इसका देखिए, इसका जो है, इसका गेमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे, और इसका भी क्या होगा, गेमेट फॉर्मेशन होगा इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये गेमेट फॉर्मेशन। अब यहां पे देखिए, इसको हम कह रहे हैं क्या, दिस इज F1 गेमेट, ये पेरेंट गेमेट हो जाएगा ये, दिस इज व्हाट इज पेरेंट गेमेट, जो ये पेरेंट गेमीट हो जाएगा ये, एंड दिस इज पेरेंट गेमीट में देखिए कैपिटल आर तो आएगा ही यहाँ पे, जैसे कैपिटल आर है ना, यहाँ पे कैपिटल आर, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। याद कीजिए पहला नियम, दोनों सेपरेट हो गए थे तो दोनों को सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, तो एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है ना, दोनों कैरेक्टर, तो कैपिटल आर इज बिहेविंग इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर जब इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है और इंडिपेंडेंटली सेपरेट भी होगा वो, तो जो दोनों आर हैं, एक गेमेट में एक आर आएगा, दूसरे गेमेट में दूसरा आर आएगा। तो ये हमने लिख दिया, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं आपको। इसके बाद देखिए दूसरा जो है कैपिटल वाई है, तो ये भी इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट, ये भी देखिए इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है और ये भी इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है, दोनों। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये कैपिटल वाई सेपरेट हो जाएगा ऐसा, ये भी कैपिटल वाई ऐसे सेपरेट हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए स्मॉल आर है, ये भी इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा, इट विल ऑल्सो बिहेव इंडिपेंडेंटली, और ये भी इंडिपेंडेंट बिहेवियर इसका होगा दोनों का। तो यहां भी देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा स्मॉल आर सेपरेट हो गई है, स्मॉल आर सेपरेट हो गए, और क्या होगा साथ में, जो दूसरा स्मॉल वाई है वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो ये भी देखिए सेपरेट हो गए, एक ही गेम आपको मैंने बताया, यही आपको मैं बताया था कि जब गेमीट बनेगा तो एक ही गेमीट में जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सबकी एक एक कॉपी आएगी। जैसे देखिए यहां वाले में कैपिटल आर कैपिटल वाई आया, ठीक है, दूसरे वाले में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई आया, तीसरे में स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये 4 गेमिट बन गए, एंड दिस इज व्हाट इज, और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट इज गेमिट फॉर्मेशन।
अब क्या होगा, अब दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर ये हो जाएगा कैपिटल वाई, फिर ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, और सॉरी, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो है वो स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और ये भी स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई, और स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो कैपिटल आर को पहले लिख लेते हैं। देखिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों का, हम आपको बता दें किसका कंपैरिजन कर रहे हैं। आई एम कंपेयरिंग दीज टू, ये दोनों को हम ले रहे हैं बेटा, ये दोनों को हम ले रहे हैं। तो इसमें देखिए कैपिटल आर है, ठीक है, और यहां देखिए स्मॉल आर है, तो इनको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, तो कैपिटल आर के बाद स्मॉल आर कर लीजिए, फिर उसके बाद कैपिटल वाई ले लीजिए, ठीक है, और फिर स्मॉल वाई ले लीजिए। ऐसे ही दूसरे में कर लें, तो ऐसे ही जब हम दूसरे में करेंगे तब भी क्या होगा, देखिए कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, देन कैपिटल वाई हो जाएगा, फिर स्मॉल वाई हो जाएगा, और यही चीज यहां भी हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गया। यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहां देखेंगे ये सभी हेटेरोजाइगस हो गए कि नहीं। ऊपर में देखिए होमोजाइगस है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, होमोजाइगस। यहां देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहां डिफरेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया ये। तो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया तो अब आप जरा यहां पे एनालाइज कीजिए। देखिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे एनालिसिस कीजिए आप। अब देखिए, तो एनालिसिस के लिए हम थोड़ा कलर इसका बदलें। अब देखिए ये जो है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में कौन सा डोमिनेंट है, अगर हम बात करें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में जब देखेंगे आप डोमिनेंट, तो कैपिटल आर इज डोमिनेंट। तो कैपिटल आर जब डोमिनेंट हो गया तो इसका मतलब राउंड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया राउंड। ठीक है, राउंड, ठीक। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा है वो दूसरा क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कौन सा डोमिनेंट है। तो इन दोनों में जब आप देखेंगे तो कैपिटल वाई इज डोमिनेंट एंड कैपिटल वाई इज व्हाट, कैपिटल वाई इज येलो, तो राउंड येलो। ये इसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा, राउंड येलो। तो देखिए पहले के केस में राउंड येलो, दूसरा भी जीनोटाइप चूंकि सेम ही है तो इसलिए ये भी राउंड येलो, तीसरा भी राउंड येलो, चौथा भी राउंड येलो। इसका मतलब 100% राउंड येलो। इसका मतलब क्या हो गया, ये इट इज 100% राउंड येलो प्रोजेनी। ठीक है, तो 100% राउंड येलो प्रोजेनी मतलब, और राउंड येलो क्या है, डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर है कि नहीं। राउंड येलो ही तो डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर है, दोनों पेरेंट डोमिनेंट है देखिए पहले जनरेशन में। ठीक है, राउंड और येलो लिया है ना मैंने, एक पेरेंट, वन पेरेंट इज राउंड येलो, डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर। तो यही कैरेक्टर यहां दिखाई दे रहा है, तो यहां पे क्या कहेंगे, वनली
डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर, यहां भी देखिए वही नियम आ गया, ओनली डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड F1 जनरेशन में। तो यहां भी F1 जनरेशन में क्या हो गया, F1 जनरेशन में क्या हो गया, ओनली, हाँ ओनली डोमिनेंट, ओनली डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड। सिर्फ एक ही डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर है और वो है राउंड और येलो, ये एक्सप्रेस हो गया इस तरह से।